हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आरआर से ग्रुप डी जिसका एग्जाम कल से स्टार्ट हो रहा है, तो जिन भी स्टूडेंट का कल से एग्जाम है तो उन सभी स्टूडेंट के लिए एक एक्सपेक्टेड पेपर तैयार किया है। जो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उन सभी क्वेश्चन से मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और जो आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस पेपर में मैंने रखा है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है और मेरा भी टाइम। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे बोला है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, यहां से ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो देखिए समचतुर्भुज यानी रोम्बस से पूछा जाएगा या आपसे पूछा जाएगा सर्कल से। ठीक है, तो रोम्बस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए, आपसे पूछा है, आपको इसमें दे रखा है एक साइड है वो 13 सेंटीमीटर है। तो रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये 13 13 आपको दे रखी है। इसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, मैं मान लेता हूं ये है, ये 10 सेंटीमीटर है। दूसरा विकर्ण ये होगा। तो देखिए, आपको पता होगा कि रोम्बस में क्या होता है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाता है सेंटर पे, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। तो ये इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ये लेंथ, टोटल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, यहाँ पे ट्रिपलेट बन गया, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। 5 12 13, आपको ट्रिपलेट याद होगा, 5 12 13। तो ये वाली साइड कितनी हो गई, 12। तो मुझे बताइए, अगर ये 12 है तो ये भी क्या होगी, 12। तो आपसे पूछा है दूसरा विकर्ण क्या होगा। तो एक विकर्ण ये वाला 10 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 12 + 12 24। तो ये वाला विकर्ण हो जाएगा। इसी में देखिए दूसरा टाइप, आपको देखिए मैं साथ के साथ बताता चलूंगा कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी में देखिए, आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आपको दो विकर्ण दे दिया जाएगा और एरिया दे दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनमें से एक विकर्ण दे, जैसे मान लीजिए इसको D1 मानता हूं, ये D1 हो गया, और इसका आपको दे रखा होगा एरिया। आपको इसको क्या दे रखा होगा, एरिया दे रखा होगा, टोटल एरिया। और आपसे D2 पूछ लिया जाएगा, इसका विकर्ण पूछ लिया जाएगा। तो एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2 होता है। तो आपको देखिए D1 दे रखा होगा, D2 पूछा है, एरिया भी दे रखा होगा। तो आप यहां से फॉर्मूला लगा के D2 निकाल सकते हो। तो आपसे इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाइप एंड सिस्टम से है। पाइप एंड सिस्टम का ये बेस्ट सवाल है। अगर यहां से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही सवाल पूछा जाएगा या इससे इजी लेवल का आएगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसमें क्या है, देखिए वैकल्पिक रूप से है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ही। इसमें आपसे बोला है कि पाइप ए है वो किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। तो एक पाइप ए है जो ये खाली करने वाला है, ये 28 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये माइनस लगा देते हैं यहाँ पे। दूसरा पाइप बी है, वो उसी खाली टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। और जो दूसरा पाइप है ये भरने वाला है, तो कितने घंटे में भरता है ये, 35 घंटे में। आपसे पूछा है कि यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से टैंक भरा होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद 1 घंटे लगातार खोल दिया जाता है तो टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। तो ये पूछा है कि पहले क्या होता है, पहले एक ए चालू होगा तो ए क्या करेगा, खाली करेगा। फिर दूसरा है, ये भरेगा, फिर से ए लगेगा तो ये खाली करेगा, फिर भी भरेगा। तो इस क्रम से चलना है आपको, और आपको बताना है कि जो पूरा टैंक है अगर भरा हुआ हो तो वो कितने घंटे में खाली होगा। तो इसके लिए सिंपली आप यहां से ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए और यहाँ से टोटल वर्क मान लीजिए। ये टोटल वर्क इनका एलसीएम होगा। तो 35 और 28, मैंने आपको बताया 35 और 28 का एलसीएम अगर आपको निकालना है, सबसे पहले आपको बड़ी संख्या लेनी है, इसके टुकड़े कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 5 × 7 लिख सकते हैं 35 को। अब देखिए, अगर 28 से डिवाइड करना है, इस संख्या को 28 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या और होना चाहिए, 4 अगर और होगा तो ये 28 बन जाएगा यहाँ से। तो ये 28 होती है, 28 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ से। तो आपको यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है जो दोनों से डिवाइड हो रही है। तो देखिए 28 से यहाँ डिवाइड करेंगे टोटल वर्क को, 28 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 कट जाएगा, 5 बच जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी हो गई 5, यानी 1 घंटे में ये 5 लीटर खाली करेगा। दूसरा बी है, 35 है, 35 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35 और यहाँ से 4 बच जाएगा। तो ये 4 घंटे में भरेगा, तो ये तो 5 लीटर खाली करेगा। तो देखिए 1 घंटे में 5 लीटर खाली करेगा, ये 1 घंटे में 4 लीटर भरेगा। अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए 2 घंटे में देखिए, अगर अपन यहां से अगर 2 घंटे में देखते हैं तो ये 4 घंटे भरेगा यहाँ से। तो 2 घंटे में ये मिलकर
कितना खाली कर रहे हैं, देखिए ये ए है, ये 5 लीटर खाली कर रहा है, बी 4 लीटर भर रहा है, तो 2 घंटे में मिलकर ये 1 लीटर खाली कर रहे हैं। कितना लीटर? 1 लीटर खाली कर रहे हैं। आपके पास टोटल कितना है इसमें? अगर आपके पास टंकी है उसमें पानी भरा हुआ है, तो टोटल कितना भरा हुआ है, यहाँ से टोटल वर्क हमने निकाला था यहाँ से। तो देखिए 7 चौक 28, 28 इंटू 5 कितना हो गया? 140। तो आपके पास 140 लीटर भरा हुआ पानी है, उसे खाली करना है। तो ये 2 घंटे में 1 लीटर खाली करना है, 2 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है। तो देखिए यहां से आपको क्या करना है, जो सबसे पहले ए है ये खाली करने वाला है, तो ये 5 लीटर खाली करेगा। तो आप पहले इसमें से 5 घटा दीजिए, 140 में से 5 घटा दीजिए, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों घटा रहे हैं। तो देखिए 100 इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 135। तो सबसे पहले तो आप 135 लीटर को खाली कर दीजिए। तो 135 लीटर को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए 1 लीटर खाली कर रहा है 2 घंटे में, तो इसको 135 से गुना करेंगे, तो इस तरफ भी 135 से गुना करना पड़ेगा। तो यानी 135 लीटर खाली हो रहा है कितने घंटे में? 13 गुना 26 और 27, 270 घंटे में। तो 270 घंटे में 135 लीटर खाली कर रहा है। अब अगले जो घंटा होगा, नेक्स्ट जो घंटे होगा, उसमें काम कौन करेगा? ए काम करेगा। तो ए है वो 1 घंटा और लेगा, और 1 घंटे में कितना खाली कर देगा? ये 5 लीटर और खाली कर देगा। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा? ये 140 लीटर खाली हो गया पूरा, 140 लीटर था पानी, 140 लीटर खाली हो गया। और यहाँ पे टाइम कितना लगा? 271। अब आपको देखिए डाउट यहाँ पे होगा कि अगर 2 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो आप तो सिंपली यहाँ पे कर सकते थे कि 140 लीटर हमें खाली करना है, तो 140 से गुना करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास 280। बल्कि ये नहीं करना, ये गलती क्या किया आपने कि आपने क्या कर दिया, ए और बी को दोनों को लगाया काम पे। तो जो लास्ट घंटे क्या हुआ, उसने देखिए ए और बी दोनों मिलकर काम करे, 2 घंटे काम किए। तो इसने पहले तो देखिए यहां से 5 लीटर खाली कर दिया, उसके बाद में बी को आपने भरवा और दिया, तो 4 लीटर और भर दिया आपने, फिर आपने यहाँ पे पूरा हुआ है। तो देखिए हमने क्या किया, पहले इसमें से 5 लीटर को तो हटा लिया, तो ये है लास्ट घंटे भर, तो खाली कर देगा उसको। तो 140 लीटर को खाली करना था, उसमें से 5 लीटर को तो हमने पहले ही हटा लिया, यानी 135 लीटर को खाली करने में हमने टाइम लगा दिया। और फिर क्या आएगा, ये ए आएगा अकेला, अकेला आके 1 घंटे में 5 लीटर खाली और कर देगा, तो ये टोटल 140 लीटर हो जाएगा खाली। तो आपके पास टाइम कितना लगेगा? 271 घंटे, ना कि 280 घंटे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, जिसका जो खाली कर रहा है, जो पहले उसको पहले हटा देना आप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एज से है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सवाल पूछे जाते हैं, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा आपसे, बिल्कुल सिंपल पूछा जाएगा। अगर आप बेसिक लगाते हो तो आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। इसमें बोला है, देखिए रथिन की वर्तमान उम्र है वो 16 वर्ष है। रतिन की वर्तमान उम्र कितनी है? 16 वर्ष है। जबकि उसके चचेरे भाई की उम्र है वो 7 वर्ष है। उसके जैसे ब्रदर की बात देते हैं अपन, भी बोल देते हैं, तो उसकी उम्र है 7 वर्ष। कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र की 1.5 गुना हो जाएगी? तो देखिए इसने कितने बोला, कितने वर्षों के बाद हमें निकालना है कि रतिन की उम्र उसके चचेरे भाई की 1.5 गुना हो जाएगी। तो अपन मान लेते हैं कि अक्स वर्षों के बाद में होगी, तो अक्स वर्षों के बाद में होगी। अभी इसकी 16 वर्ष है, तो अक्स वर्षों के बाद में कितनी होगी? इतनी होगी। ये किसकी आई? रथिन की। तो ये रथिन की और उसके चचेरे भाई की 7 वर्ष है, तो अक्स वर्षों के बाद में इतनी हो जाएगी। इसने बोला कितना होना चाहिए? 1.5 गुना होना चाहिए, तो इसका 1.5 गुना कर दीजिए। यहाँ से 1.5 गुने का मतलब 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ से सोल्व कर लो, यहाँ से अक्स का मान निकालो, तो देखिए 2 उधर चला जाएगा, तो 32 प्लस 2x इक्वल टू 21 प्लस 3x। तो यहां से x का मान कितना आ गया? यहाँ से 11। तो सिंपली आपको बेसिक लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एलसीएम एलसीएम से पूछा जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एलसीएम से बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा जाता है, या आप इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए 48 और 54 का एलसीएम कैसे निकालना है। तो अभी मैंने टाइम एंड वर्क में बताया था कि अगर 48 और 54 का निकालना, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 54। तो 54 के फैक्टर कर लो यहाँ से। तो यहाँ से फैक्टर करेंगे तो 9 इंटू 6 लिख सकते हैं इसे, 9 6 54, तो 9 इंटू 6 लिख सकते हैं। इसे 48 से डिवाइड करना है, तो 48 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे किस संख्या से गुना करें ताकि 48 बन जाए? यहाँ से देखिए, यहाँ से 6 है, तो अगर हम 8 से गुना करेंगे, अगर इसको 8 से गुना करेंगे तो ये 48 बन जाएगा। तो देखिए ये वाला 48 बन गया, और यहाँ से ये 54 बन रहा है, तो ये दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो यही इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट देखो कि दो संख्याओं का अनुपात है वो 15:11 है यदि उनका एचसीएफ। आगे देखिए यहाँ से एचसीएफ का सवाल आ गया है, या आपसे मिक्स में भी पूछा जा सकता है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से देखिए इनका एचसीएफ दे रखा है वो 13 दे रखा है, और इनका जो रेशियो दे रखा है, दो संख्याएं हैं उनका रेशियो दे रखा है आपको 15:11 ये दे रखा है। तो देखिए अगर आपको एचसीएफ दे रखा है तो ये संख्या निकालनी है, तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए 15 × 13, और ये दूसरी वाली संख्या कितनी होती है 11 × 13। तो यहां से तो कितना आ गया ये 143, तो ये वाली 143 हो गई, 15 से गुना करेंगे तो 150, और 45 करेंगे तो 195। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन से आपके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो पाई चार्ट से पूछा जाएगा और एक आपसे बार से पूछा जाएगा। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ये दो इंपॉर्टेंट है, दोनों में से पूछे जाएंगे आपको। तो दो सवाल आएंगे यहाँ से, तो दो सवालों में एक तो पाई चार्ट से पूछा जा सकता है और एक आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही लिए हैं, आगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी मिल जाएगा। इसमें देखिए आपको क्या बोला है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज के 1000 आयु है, कोई भी आपको यूनिट दे रखी है, अंतरराष्ट्रीय इकाई है, ये इतने दे रखे हैं। आपसे पूछा गया है कि द गिवन ग्राफ शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी, और आपसे पूछा है कि बेस्ड ऑन द डाटा आपको बताना है कि अगर टोटल 1000 आयु है तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैल्शियम डिस्ट्रीब्यूटेड इन हिज बॉडी। तो उसकी बॉडी में कैल्शियम कितनी मात्रा है वो आपको बतानी है, अगर टोटल 1000 यूनिट है उसके पास। तो देखिए आपको अगर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ पे आपको कैल्शियम दे रखा है 40%, कैल्शियम 40% दे रखा है, सोडियम 8% दे रखा है, पोटेशियम है 9% दे रखा है, आयरन का दे रखा है 25% और मैग्नीशियम दे रखा है 18%। तो आपसे पूछा है कैल्शियम का पूछा है, आपके पास टोटल कितना है 1000 यूनिट है, उसका 40% क्या है कैल्शियम है, तो सिंपली आपको इसका क्या करना है 40% निकालना है। तो 40% निकालेंगे, परसेंट का मतलब 1/100 करेंगे, तो यहां से कितना आ गया 400 यूनिट। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत ही सिंपल सवाल पूछा जाता है, आपको ज्यादा डरना नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा जाएगा। आपको पहले देखना है कि पूछा क्या है आपसे, या तो परसेंटेज मिक्स किया जाएगा यहाँ से, ठीक है, या आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाएगा। यहाँ से देखिए इसका एंगल का भी पूछा जाता है, अगर आपके पास यहाँ पे पाई चार्ट का आएगा तो आपके पास यहाँ पे एंगल पूछ लेता है, यहाँ पे एंगल का, यहाँ पे एंगल दे रखा होगा और फिर टोटल दे रखा होगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास टोटल दे रखा है उसके नीचे टोटल रखना है। टोटल कितना होता है 360 डिग्री, और जिसका भी मान पूछा है उसको यहाँ पे डिग्री में, जैसे यहाँ पे अगर आपसे कुछ भी मान पूछा होगा, जैसे ए का मान बताइए और इसका एंगल आपको दे रखा होगा, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री है, तो आप क्या करेंगे जो आपको टोटल दे रखा है उसके नीचे टोटल करेंगे, इसका निकालना है तो इंटू 60 डिग्री कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। तो आपको इस तरीके का भी पूछा जा सकता है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपसे डिग्री में पूछा जाएगा या आपसे परसेंटेज में पूछा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो एज से ही है, अच्छा सवाल है इसमें भी। पीटर और प्रीति के उम्र में 5 वर्ष का अंतर है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एज का जब भी सवाल आए आपको बिल्कुल बेसिक से करना है। इनमें आपको ट्रिक वगैरह कुछ यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इजी सवाल आते हैं। अगर आप बेसिक से करते हो तो टाइम उतना ही लगना है, बाकी आपका क्वेश्चन है वो बिल्कुल 100% है कि वो करेक्ट होगा, उसमें कोई चांस नहीं होगा गलत होने का। अगर आप ट्रिक में फंसते हो तो आपका गलत होने का चांस होता है। पीटर और प्रीति के उम्र में 5 वर्ष का अंतर है, तो मैं इसको पीटर को ए मान लेता हूँ, प्रीति को बी मान लेता हूँ। क्लियर है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 5 वर्ष। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था तो उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना प्रीति के उम्र के 5 गुने के बराबर था। तो पीटर की उम्र अभी ए है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो 35 वर्ष पहले कितनी होगी ए माइनस 35 होगी, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना। आपसे बोला है ये इक्वल है किसके प्रीति की उम्र के, यानी बी की, तो 35 साल पहले इतनी हुई, इसकी उम्र के 5 गुना। तो जैसे जैसे लैंग्वेज बोल रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनाना है। इसमें क्या बोला था देखिए कि पीटर की उम्र का 4 गुना, तो 35 साल पहले इतनी होगी, इसका 4 गुना, ये इक्वल है प्रीति की उम्र, तो 35 साल पहले इतनी होगी, उसके 5 गुने के इक्वल है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, यहां से सिंपली आप सोल्व कर लीजिए। तो देखिए यहां से 5 भी है, यहां से 4a है, तो 4a माइनस 35 व 70 यानी 140 हो जाएगा। यहां से 5 भी माइनस 35 इंटू 5 करेंगे तो यहां से हो जाएगा 175। तो देखिए 175 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5b माइनस 4a,
इधर ले आएगी इसको, तो ये 175 उधर चला जाएगा, 140 घटा देंगे 175 में से, तो ये बच जाएगा 35। क्लियर है। और आपके पास a माइनस बी आ गया, यहाँ से a माइनस बी कितना है 5 है, तो आपके पास a माइनस बी है, वो आपको दे रखा है 5। तो यहाँ से दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, जिसका मान पूछा है वो निकालेंगे। इसमें पूछा क्या, दोनों का पूछा है कि उनका सम कितना होगा, उनका सम कितना होगा, तो हमें दोनों सोल्व करना पड़ेगा, ए और बी दोनों निकालने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 4 है, तो अगर इसको 4a बनाना है तो इसको कंप्लीट को 4 से गुना कर देते हैं यहाँ से, तो इसको भी 4 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। तो देखिए जोड़ेंगे अगर इसको, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से ये कट गया, ये 4 भी है, यहाँ पे 5 भी है, तो b का मान कितना आ गया यहाँ से 30, 50 और 55, तो b का मान आपके पास 55 आ गया। a माइनस बी कितना था 5 था, तो a का मान कितना हो जाएगा, देखिए a बड़ा है 5 वर्ष बड़ा है b से, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो a अगर 55 साल का है तो b कितना होगा 60 साल का होगा। तो इसका सम पूछा है, दोनों का सम कितना हो गया यहाँ से 115 वर्ष। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको बेसिक से करना है और बेसिक से करते ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए ये फिक्स है, ये आपके एग्जाम में फिक्स है स्क्वायर रूट निकालने का। अगर पिछला जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर में स्क्वायर रूट का एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया है। तो देखिए इसको निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है, ये आपको रट के जाना है, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, 100% है स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है वो आएगा। यहां से देखिए आपसे बोला है कि 53, 29, इसको आपको बताना है स्क्वायर रूट, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट देखना है। तो यूनिट डिजिट क्या है इसका 9 है, तो स्क्वायर करेंगे जब, देखिए यहां से आपको पता होगा a का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका यूनिट डिजिट 6 है, 5 का स्क्वायर इसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, 6 का यूनिट डिजिट 6 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो अगर इसका यूनिट डिजिट 9 है तो यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या हो सकती है, एक तो 3 हो सकती है और एक क्या हो सकती है 7। तो यहां से तो आप यहाँ कर लीजिए, अगर यूनिट डिजिट 3 है तो या तो यूनिट डिजिट 3 होगा या क्या होगा 7 होगा। क्लियर है, या तो ऑप्शन में देख लीजिए यूनिट डिजिट 3 या 7 में से होगा। फिर आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, जैसे आपने यूनिट डिजिट चूज कर लिया, लास्ट के 2 डिजिट हटा दीजिए, ये 2 डिजिट हटा दिया, बचे कितने 53। अब इस 53 में देखिए कि ये कौन से स्क्वायर के बीच में है, देखिए 53 है, 53 कौन से स्क्वायर रूट के बीच में है, तो देखिए 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, तो 53 किसके स्क्वायर रूट के बीच में है, ये 7 और 8 के बीच में है, ये 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में है, 49 और 64 के बीच में है, तो 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में है। तो जो कम है, जो कम है वो आपको लेना है, यहाँ से 7 का स्क्वायर यानी 7 कम है 8 से, तो आपको यहाँ पे ये सेकंड डिजिट हो जाएगी 7, तो या तो इसका स्क्वायर रूट 73 होगा या क्या होगा 77 होगा, या तो 73 होगा या 77 होगा। तो यहाँ से आप देखिए इस क्वेश्चन में तो क्या हो गया, यहाँ पे 77 है ही नहीं, तो ऑप्शन हो गया 73। अगर दोनों ही ऑप्शन होते, यहाँ मान लीजिए अगर 77 होता तब कैसे करते, यहाँ पे अब चूज कैसे करेंगे कि 73 होगा या 77 होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है, 7 और 8 को गुना करेंगे तो 56 आया। तो अगर 56 से अगर ये वाली संख्या कम है तो कम वाला लेना है, अगर 56 से अगर इन दोनों को गुना करने पर जो संख्या है वो इससे बड़ी आती है तो ये वाला लेंगे जो ज्यादा होगा। ठीक है, 77 ज्यादा है तो ये वाले लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से देखिए यहाँ से 56 आया तो ये 56 से तो कम है 53, तब हमने 7 यहाँ पे 73 वाला ले लिया, कम वाला डिजिट ले लिया यहाँ से। अगर यहाँ से 56 से ज्यादा होता, अगर यहाँ पे 56 से ज्यादा, जैसे मान लीजिए अगर 58 होता या 57 होता, तो हम क्या लेते, यहाँ पे यूनिट डिजिट ज्यादा वाला लेते, 77 होता। क्लियर है। तो अब दोबारा यहाँ से देख लीजिए, पहले यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट से हमने 2 डिजिट ले लिए, या तो 3 होगा या 7 होगा। फिर सेकेंड स्टेप यहाँ से काट दीजिए 2 डिजिट को, फिर जो बचे हैं वो देख लीजिए कौन से स्क्वायर के बीच में है, कम वाला स्क्वायर है वो संख्या यहाँ पे ले लीजिए, तो या तो 73 होगा या 77 होगा। फिर यहाँ पे देखना है कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा, जो हमें लेना है वो कौन सी लेना है। उसके लिए इन दोनों को गुणा करेंगे, अगर इससे कम आता है तो कम वाले लेंगे, इससे ज्यादा आता है तो वो ज्यादा वाले लेंगे। क्लियर है, तो ये फिक्स है, ये आपको समझ के जाना है किस तरीके से निकालना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने का एक ट्यूशन जरूर रहेगा आपके एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का भी फिक्स है, एक क्वेश्चन आना है आपके लिए।
तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आता, बहुत ही सिंपल आता है। तो या तो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा या आपको इस तरीके से आएगा कि इसका अमाउंट दे दिया जाएगा। तो दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो या तो आपको देखिए पीआरटी सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला याद होगा, बताते चलता हूं मैं डायरेक्ट, पीआरटी बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का देखिए यहाँ पे तीन चीज आपको दे रखी होगी। सिंपल इंटरेस्ट दे दिया होगा, प्रिंसिपल रेट दे दिया होगा, टाइम पूछ लेगा, या एक बार क्या कर लीजिए रेट पूछ लेगा, टाइम दे देगा। तो तीन चीज देगा आपको, तीन चीज देगा और चौथी चीज आपसे पूछा जाएगा कि चौथी चीज क्या होगी। तो एक तो टाइप ये हो गया, तो आपको सिंपल होगा ये तो आपके लिए बिल्कुल फॉर्मूला लगाना है और निकालना है। दूसरा दूसरा टाइप ये होगा कि आपको अमाउंट दे दिया जाएगा। आपको क्या दे दिया जाएगा, अमाउंट दे दिया जाएगा, और जो रेट है वो फ्रैक्शन में दे दी जाएगी। तो देखिए इस टाइप में तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए 6% इसमें रेट दे रखा है आपको, ये 6% रेट दे रखा है, सॉरी हाँ रेट दे रखा है, और टाइम जो दे रखा है वो कितनी दे रखा है यहाँ पे 6 सही 1/2, इसे हम क्या लिख सकते हैं 13/2 लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 13/2। इसका अमाउंट दे रखा है 834। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने आपने प्रिंसिपल क्या माना 100 माना, इस पे 6% की रेट से 13/2 साल के लिए निकालना है। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, रेट इंटू टाइम करना है। तो इसके लिए आपको इफेक्टिव रेट आ जाएगी। जैसे आप यहाँ से रेट इंटू टाइम करेंगे, रेट इंटू टाइम करेंगे तो आपके पास इफेक्टिव रेट आ जाएगी। तो 6 इंटू 13/2 करेंगे तो 13×3 = 39। तो ये 39% आपकी इफेक्टिव रेट हो जाएगी। इफेक्टिव रेट का मतलब कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए पर इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 39 रुपए होगा। अगर आपके पास 100 रुपए प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट इसका 39 रुपए होगा, अगर रेट इंटू टाइम निकालेंगे तो इफेक्टिव रेट आने के बाद। तो इसमें अमाउंट दे रखा है 834। 834 अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखना है। प्रिंसिपल 100 है, सिंपल इंटरेस्ट 39 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ से 139। 139 तो अमाउंट के नीचे अमाउंट, और पूछा क्या है उससे गुना कर दीजिए। पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि द सम इनिशियली इन्वेस्टेड, तो जो पहले यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा है तो 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी। सोल्व कर लीजिए यहाँ से, देखिए ये तो पूरा का पूरा डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड हो रहा है 6 बार, तो ये 6 से कट गया यहाँ से, तो कितना आ गया 600। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन, एक तो सिंपल यहाँ से फॉर्मूला पूछा जाएगा, दूसरा अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाता है तो आप इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लगा के भी कर सकते हैं। क्लियर है। आपको एग्जांपल देके भी बता देता हूं, अगर आपको इफेक्टिव रेट का यहाँ पे भी लगाना है तो निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है, आपको प्रिंसिपल दे रखा है 3000, आपको रेट दे रखी है जैसे मान लीजिए 8% है, और टाइम आपको दे रखा है 2 साल। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए 8 × 16, इसका इफेक्टिव रेट कितना हो गया 16%। तो 3000 का 16% निकाल दीजिए डायरेक्ट। तो यहां से 3000 का आप 16% निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 16×3 = 48, तो 480 रुपये ये हो जाएगा आंसर। तो या तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा या इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको बता देता हूँ इसमें क्या दे रखा है कि 36 मीटर की दूरी पर स्थित एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के निचले सिरे के अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई कितनी हो। तो देखिए आपसे एक बोला है कि एक टावर है, एक टावर है और एक इमारत है, ठीक है ये वाली इमारत है और एक टावर दे रखा है। इस टावर से इमारत के निचले सिरे का अवनमन कोण है, ठीक है। यहाँ पे इस इमारत के निचले हिस्से का जो अवनमन कोण है, या तो अवनमन कोण बोल लीजिए या उन्नयन कोण बोल लीजिए। देखिए उन्नयन कोण क्या होता है, अगर यहाँ से नीचे से हम ऊपर देखेंगे तो ये वाला बनेगा, ये उन्नयन कोण कहलाता है। और अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ये वाला जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं हम अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। तो ध्यान रखना। और यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। जैसे यहाँ पे अगर थीटा है तो ये भी क्या होता है, थीटा ही होता है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप उन्नयन मानो या अवनमन मानो। तो यहाँ पे आपको सिंपली दे रखा है कि इसका 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू आपको 30 डिग्री दे रखी है, यानी ये भी क्या होगा 30 डिग्री होगा। क्लियर है। और आपसे बोला 36 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये वाले जो डिस्टेंस आपको दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ये 36 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है। और आपसे पूछा है कि इसकी जो टावर की ऊंचाई है वो कितनी होगी, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए ऊंचाई निकालने के लिए आप यहाँ से, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के ये अगर 30 डिग्री है ये 90 है, तो ये वाले क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो हमेशा ध्यान रखना 60 डिग्री के जो पास वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर का √3/2 √3 डिवाइड होता है, ठीक है इसका। जैसे मान लीजिए
यहाँ पे ये बेस हो गया, इसका ये हाइट होगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, 60 डिग्री के पास वाली साइड होगी, वो इस साइड को अगर हम √3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास ये बेस आ जाता है। तो √3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से 3 से करेंगे तो 12×3 = 36 लिख सकते हैं, तो 12 × 3 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई √3। √3 से ये कट जाएगा, यहाँ पे √3 लग जाएगा, तो ये कितना आ गया 12√3। तो ये हो जाएगी। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हैं वो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। देखिए, अगर आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 30 डिग्री और 60 डिग्री में पूछा जाएगा। तो देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, अगर ये लेंथ अक्स है, ये लेंथ अगर अक्स है, आपसे ये हाइट पूछा जाएगा तो ये वाली क्या हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। अभी मैंने बताया 60 डिग्री के पास वाली क्या होती है, इसका अगर हम √3 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी। तो ये याद रखना कि √3 के पास वाली साइड क्या होगी, इसका 1/√3 होगा, ठीक है, 1/√3 गुना होगा। दूसरा, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा, अगर आपको हाइट दे रखी है, अगर आपको हाइट दे रखी है, जैसे मान लीजिए एच दे रखी है और इसकी जो एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है, ये वाला 60 हो गया, ये टोटल लंबा है यहाँ से। तो यहाँ से अगर एच दे रखा है, आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है, तो हमेशा ध्यान रखना ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के पास वाली साइड इस हाइट का √3 गुना होती है, ये तो 1/√3 गुना होगी और ये √3 गुना होगी, तो ये हो जाएगी h√3, ठीक है। h√3 होगा, 30 डिग्री के पास वाली h√3 और 60 डिग्री के पास वाली उसका 1/√3 गुना होगा हाइट का। दूसरा ये हो गया। तीसरा कंसेप्ट, हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको जैसे मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इसके सामने वाले साइड आपको एच दे रखी है, हाइट दे रखी है और आपसे पूछा है इस डोरी की लंबाई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक यहाँ से कुछ भी इमारत है या पतंग, मान लीजिए यहाँ पे एक पतंग है, इसकी डोरी यहाँ से या 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये इतनी ऊंचाई पे है, तो बताइए इस डोरी की लेंथ कितनी होगी। तो ये आपसे डोरी की लेंथ पूछ लेता है कभी कभी, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप क्या करेंगे, 30 डिग्री के सामने वाले साइड का दुगना होता है, हमेशा क्या होगा 30 डिग्री के सामने वाले साइड का दुगना होगा, यानी ये 2h होगा। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर 60 सेंटीमीटर दे रखा होता कि इसकी हाइट अगर 60 सेंटीमीटर है, तो डोरी की लेंथ कितनी होगी, तो ये 120 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है। तीसरा, यहाँ से तीसरा हो गया। चौथा आपसे क्या हो सकता है, आप बोल सकते हैं इसी को देखिए, इस तरीके से ही बोल सकते हैं कि अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है और आपको यहां से दे रखा है, जैसे मान लीजिए कि इसकी लंबाई अक्स है, ये x मीटर दूरी पे है, तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ होगी, अभी इसी का उल्टा मैंने बता दिया, यहाँ पे अगर 30 डिग्री ऊपर होता तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। क्लियर है। और आपको ये तो पता ही है कि अगर ये 45 डिग्री होता है, अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, यानी ये वाली साइड अगर अक्स है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, अक्स होगी, और यहाँ पे ये वाली साइड क्या होगी, √2x, क्या होगी, √2x। पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं तो x² का रूट करेंगे तो √2x आ जाएगा। क्लियर है। तो 45 डिग्री और 45 डिग्री दे रखा है, तो अगर ये अक्स है तो ये भी अक्स होगा, और अगर अक्स दे रखा है और ये वाली साइड पूछा है तो ये √2x होगा। क्लियर है। तो ये टोटल ये 5 टाइप के हैं, तो इनमें से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाइट एंड डिस्टेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है ट्रेन का, ठीक है। इसमें भी देखिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले वो देख लेते हैं कि एक ट्रेन है, वो 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, प्लेटफॉर्म को कर रही है तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, जो ओवरऑल इसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस उसकी ट्रेन की लेंथ। तो ट्रेन की लेंथ तो कितनी है, एक ट्रेन 375 मीटर लंबे, तो प्लेटफॉर्म की आपको दे रखी है 375 मीटर, तो प्लेटफॉर्म तो है 375 मीटर, ट्रेन की हमें निकालनी है, तो मैं मान लेता हूं ट्रेन की लेंथ L है। इतनी दूरी को ये 27 सेकंड में पार कर लेता है, तो दूरी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। दूरी को अगर समय से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया आपके पास, स्पीड आ गई, क्या इसकी चाल आ गई। तो आपको चाल इसकी दे रखी है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल है। इसकी चाल कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे, और यहाँ पे आपके पास कितनी आई है, मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमेशा 5/18 से गुना करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको किलोमीटर पर होर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना कर दो, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में करना है तो उल्टा है, 18/5 से गुना कर दो।
तो इसको गुना कर देंगे अपन 5/18 से। क्लियर है? सोल्व कर लो, यहां से एल का मान आ जाएगा। देखिए 9×3 = 27 और 9×2 = 18। यहां से 2 से और डिवाइड कर दीजिए तो ये 35। अब देखिए गुना कर दीजिए इसको, 35 × 3 करेंगे, देखिए 3 उधर चला जाएगा तो 105 हो जाएगा। सोल्व कर लेते हैं। देखिए 375 मीटर प्लस एल है, ये इक्वल हो जाएगा 35 × 3 105 होता है। इसको 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 500 और 5 को गुना करेंगे तो 25, तो 525 हो गए। तो एल का मान कितना आ गया, यहाँ से 375 उधर घटा दीजिए तो यहां से कितना आ गया 150। तो इसकी जो ट्रेन की लेंथ होगी वो 150 मीटर होगी। क्लियर है? इसी में देखिए एडिशनल हम देख लेते हैं कि अगर देखिए अगर ट्रेन है, ये ट्रेन है किसी पोल को पार करती है, अगर किसी पोल को, ये अगर पोल है या कोई आदमी है, या तो आदमी बोल देगा या क्या बोल देगा, खंबा बोल देगा इसको। ठीक है, तो इसको अगर पार करेगी तो ये अपनी लेंथ के बराबर पार करेगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ अगर एल है, इसकी लेंथ अगर एल है तो कितने भी टाइम में अगर दे रखा है तो ये टी बराबर क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अगर यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन की लंबाई अगर एल है और प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए, मैं मान लेता हूं के है, तो एल प्लस के बराबर दूरी को तय करेगी, तब ये इसको पार करेगी। ये इसका टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। तो आपको जो लेंथ लेनी है वो दोनों को जोड़ के लेनी है। क्लियर है? इसी को हम इसी तरीके से अगर रिलेटिव स्पीड का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिलेटिव स्पीड से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अगर दो ट्रेनें हैं, ये एक ट्रेन T1 है, ये एक ट्रेन T2 है, ये अगर V1 की स्पीड से, ये V2 की स्पीड से एक दूसरे की तरफ आ रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ये जुड़ जाएगी V1 प्लस V2, और जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, अगर इसकी लेंथ L1 है और इसकी लेंथ L2 है तो ये भी L1 प्लस L2 जुड़ जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगी V1 प्लस V2 और लेंथ क्या हो जाएगी L1 प्लस L2। ठीक है, तो इसी पे आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो का क्वेश्चन है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपको क्या दे रखा होगा, इसमें आपको दे रखा होगा कि दो संख्याएं हैं ए और बी, उनका रेशियो दे रखा होगा, ए और बी इनका रेशियो दे रखा होगा। जैसे मान लीजिए A अनुपात B है, स्मॉल दे रखा होगा, इसमें कुछ ऐड किया जाएगा, इसमें कुछ ऐड किया जाएगा और नया रेशियो निकाल दिया जाएगा। जैसे मान लेता हूं मैं K अनुपात L, इस तरीके से कुछ भी रेशियो दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितनी मात्रा, या आपसे एक कोई भी एक वेरिएबल है उसका मान पूछ लिया जाएगा। क्लियर है? कितनी मात्रा उसमें मिलाई गई या कितनी उसमें चेंज किया गया, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? इसमें देखिए पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि चीनी और आटे का जो अनुपात है, चीनी और आटे, इसका अनुपात है 2:7, और टोटल गूंथे हुए आटे में 9 किलोग्राम में जॉन ने कुछ और चीनी मिलाकर, तो टोटल कितना था, 9 केजी था। तो अगर 9 केजी था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए डिवाइड करेंगे तो 2 केजी और 7 केजी हो गया डायरेक्टली। तो आटा तो होगा 7 केजी और चीनी कितनी होगी, 2 केजी। ये तो बोला इसमें इसने बोला है कि इसमें कुछ और चीनी मिलाई गई है, तो इसमें कुछ चीनी मिला दी गई, इसके बाद में तो चीनी मिलाई गई, तो इसके बाद में चीनी कितनी हो गई इसमें 2 + x, और आटा तो उतना ही रहेगा 7 केजी, और इनका जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 2:5 हो गया। क्लियर है? तो देखिए चीनी कितनी होगी, 2 + x हो गई, आटा तो उतना ही रहना है 7, और इनका रेशियो कितना हो गया 2/5। ये हो गया। सोल्व कर लीजिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 दूनी 10 प्लस 5x = 14। तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा, 14 - 10 यानी 4 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा 0.8 केजी, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, 800 ग्राम। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? तो आपको या तो इस तरीके से पूछा जाएगा कि आपको टोटल दे रखा होगा, इसको रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा और इसमें ऐड किया, तो इस तरीके से हम ये अप्लाई कर देंगे। दूसरा तरीका, दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है वो इस तरीके से बन सकता है, इसका रेशियो दे रखा होगा यहाँ से, और यहाँ पे कुछ ऐड किया जाएगा, इसमें इतना केजी और इसमें इतना केजी ऐड किया जाएगा, और जो नया रेशियो है वो इतना बन जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछे जा रहे हैं। जितने पिछले एग्जाम के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी क्वेश्चन में
जितने पेपर हुए हैं उन सभी में चक्रवर्ती ब्याज से बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए हैं, कैलकुलेटिव पूछे गए हैं। तो अगर आप एग्जाम में कर रहे हो तो सबसे पहले, अगर आपसे पहले अटेम्प्ट में हो रहा है तो आप पहले कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा तो पहले छोड़ दीजिए उसको। ठीक है, ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव ज्यादा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा होगी, अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप वहां से वापस रिपीट करके उस क्वेश्चन पे आ सकते हैं। बल्कि अगर आपसे नहीं हो रहा है तो पहले आप छोड़ दीजिएगा, आपको ज्यादा टाइम वहां पे वेस्ट नहीं करना है। इस टाइप के इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें तो देखिए आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 1,000 रुपए की एक राशि है तो 3 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1331 हो जाती है, तो बताइए ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो इसमें तो देखिए सिंपल इसने बोल दिया कि प्रिंसिपल कितना हो गया, 1,000 से 1331 हो गया, और कितने सालों में, 3 सालों में। तो 3 सालों में हुआ था तो यहाँ से क्यूब रूट कर देंगे, अगर 2 सालों का बोलता तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दे, 3 सालों का बोला है तो क्यूब रूट करेंगे। यानी कितना हो गया, यहाँ से 1,000 का क्यूब रूट 10, और यानी 1331 का कितना होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। यानी जो प्रिंसिपल है वो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया एक साल में। तो कितना इंटरेस्ट मिला इसको, तो 1 रुपए का ब्याज मिला, कितने पर, 10 पर इंटू 100, तो कितना हो गया, 10%। तो ये 10% हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए इसमें बहुत ही अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें देखिए आपको यहाँ पे कौन कौन से टाइप आपको देख के जाना है। आपको प्रिंसिपल देगा, रेट देगा और टाइम देगा, और आपसे हमेशा ध्यान रखना है इसमें आपसे तिमाही या 6 माही, इस टाइप से आपको ये वाले टाइप भी आपको दे रखे होंगे। जो आप काउंट करेगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो या तो 3 महीने से या 6 महीने से काउंट करेगा, तो आपको रेट और टाइम को चेंज करना पड़ेगा। तो इस टाइप का सवाल भी आएगा। और रेट है वो फ्रैक्शन में देगा, यहाँ पे रेट है वो फ्रैक्शन में देगा। और हमेशा ध्यान रखना 3 साल, और एक क्वेश्चन है 4 साल का भी पूछा गया है इसमें, एक दो क्वेश्चन है 4 साल के। तो 4 साल का आपको इफेक्टिव रेट याद रखना है। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इफेक्टिव रेट का बता देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपको 2 साल का, जैसे प्रिंसिपल आपको दे रखा है, जैसे मान लेता हूँ कि 10,000 प्रिंसिपल है, ठीक है, रेट आपको दे रखी है 10%, और टाइम दे रखा है आपको 2 साल। तो यहां से जो इफेक्टिव रेट होगी इनकी, इफेक्टिव रेट होगी वो आपको निकालनी है इस तरीके से, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से ए प्लस बी है वो तो ए सेम है यहाँ से, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स है ये भी एक्स, तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से। तो यहाँ से 10% की इफेक्टिव रेट निकालनी है, तो 10 इंटू 10, सॉरी 2 करेंगे तो 20, और यहाँ से 10 का स्क्वायर 100 होगा, एक करेंगे तो यहाँ से 21 बन जाएगा। इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 21%। तो 10,000 का 21% डायरेक्ट निकाल लेंगे तो ये 21 हो जाएगा। जैसे आपको निकालना है 8% का, 8% का 2 साल के लिए निकालना है, तो आप सिंपली इस तरीके से कर दीजिए कि 2x रखना है और एक्स स्क्वायर करना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो देखिए 8 का करेंगे, 8 दूनी 16 पॉइंट, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा। जैसे आपको निकालना है 15% दे रखा है आपको 2 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इफेक्टिव रेट निकालना है। तो देखिए 2x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर 200, यहाँ से 15 दूना 30 करेंगे 30, और यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225, ये 2 आगे चला जाएगा, हमेशा 2 ही रखना है यहाँ पे डिजिट। ठीक है, तो जो बाकी बचेगा वो आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, और पॉइंट लगा दीजिए 25। तो जो भी आपको प्रिंसिपल दे रखा है उसका इतना परसेंट इफेक्टिव रेट का निकाल लीजिए, तो जो भी परसेंटेज आता है उसका परसेंटेज निकाल के डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 साल के लिए क्या होगा, 3 साल के लिए जैसे मान लीजिए 10% की रेट से 3 साल को आपको पूछा है, प्रिंसिपल आपको कुछ भी दे रखा होगा, इसका आपको इफेक्टिव रेट निकालना है। तो इफेक्टिव रेट निकालना है उसके लिए आपको क्या करना है, 3x एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर और एक्स क्यूब, इस बार आपको इस तरीके से रखना है, 3x स्क्वायर एक्स क्यूब। जैसे 10% का हमने निकाला, 10% का देखिए 10 दिया 30, 10 का स्क्वायर 100, तो ये 300, और यहाँ से 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000। तो हमेशा आपको क्या करना है, 2 डिजिट रखना है, बाकी का आगे जाएगा, तो ये 10 आगे चला जाएगा, यहाँ पे बन गया 310, फिर से यहाँ पे 2 डिजिट रखना है, ये आगे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 33, और पॉइंट लगा दीजिए 1, यहाँ पे हमेशा पॉइंट लगे, तो 33.1% होता है। क्लियर है। तो 10% के लिए 3 साल के लिए जो इफेक्टिव रेट होती है वो कितनी होती है, 33%। और 5% के लिए 3 साल के अगर आप निकालोगे तो यहां से होगी 15.7625। ये आपको इफेक्टिव रेट भी याद होनी चाहिए। और 4 साल के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो 5% से पूछा जाएगा या 10% पूछा जाएगा। तो 5% की जो इफेक्टिव रेट होगी वो होगी
55,0650। तो आपको जो भी प्रिंसिपल दे रखा होगा उसका आप इतना परसेंट निकाल लीजिएगा। अब देखिए यहां से सोल्व करना मुश्किल होगा आपके लिए, तो आप क्या कीजिएगा, यूनिट डिजिट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पे आप थोड़ा सा गुना करके यूनिट डिजिट चेक कर लेना कि यूनिट डिजिट किसका आ रहा है, या आसपास चेक कर लेना। यहाँ 10% के लिए 44.46% होता है यहाँ से। तो आपको जो भी प्रिंसिपल दे रखा है, अगर 10% के लिए 4 साल का पूछा है तो उसका 46.41% निकाल देना डायरेक्ट, तो वही हो जाएगा उसका आंसर। क्लियर है? तो ये मैंने तीनों बता दिए इसमें। तो 3 टाइप से मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 साल का आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? 3 साल का जितने भी टाइप बन सकते हैं वो टाइप आपको देख के जाना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 3 संख्याओं का एवरेज। देखिए एवरेज का बहुत ही ज्यादा एवरेज क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ज्यादा आपसे मॉडरेट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल आपको मीडियम सा पूछा जाएगा, ना तो इजी पूछा जाएगा ना हार्ड पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। 3 संख्याओं का औसत है वो 6 है। तो जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, इनका औसत है वो 6 है, यानी इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 18। टोटल सम कितना हो गया यहाँ से 18। पहली 2 संख्याओं का औसत 10 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत है 5 5 है, यानी तो ये तो कितना हो गया, इनका सम 10 हो गया। और लास्ट की 2 संख्याओं का सम है वो कितना हो गया, देखिए इनका औसत 8 है, तो दोनों संख्याओं का सम हो गया 16। क्लियर है? तो 10 + 16 26, 26 - 18 घटा देंगे, देखिए यह संख्या 2 बार काउंट हो गई। ठीक है, तो यहां से बीच वाली संख्या कितनी आ गई, 8। तो बीच वाली संख्या 8 आ गई। इसने पूछा है तीनों संख्या क्या होगी, तो बीच वाले तो 8 होगी। इसके पहले वाले देखिए इनका टोटल का सम कितना है, दोनों का शुरू की 2 संख्याओं का सम है 10 है, तो ये वाली 2 होगी। लास्ट की 2 डिजिट का सम है वो 16 है, तो ये वाली संख्या कितनी होगी फिर 8 होगी। तो 2 8 8 ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल आपसे देखिए एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको फिक्स है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का सवाल एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और किससे रिलेटेड, जिसमें आपको बोर्ड मास का रूल लगाना है। बोर्ड मास का रूल लगाना आपको, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर ऑफ यानी का उसको सोल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो इस पे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है वो फिक्स है, एक क्वेश्चन आना ही आना है इसका। तो देखिए सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, तो हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे यहाँ से। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए पहले इसमें डिवाइड दे रखा है, तो डिवाइड को सोल्व करेंगे, तो 3 चौक 12, तो ये तो बन गया -4। यहां से देखिए 8 × 4 करेंगे, 8 चौक 32, तो माइनस का 32 हो गया टोटल, -32। तो 20 में से -32 करेंगे, माइनस का 12 आएगा। -12 को देखिए 24 डिवाइडेड बच्चे, यहाँ से 24 को -12 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -2। क्लियर है? तो यहां से आपसे फिक्स है, बोर्ड मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन आना है, इजी भी आ सकता है और आपसे कैलकुलेटर। तो आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मास सॉरी मल्टीप्लाई, एड और सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि एडवांस टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो आपसे पूछा गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको 4 है, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जब भी सवाल आए तो आप ध्यान रखना, इसमें वैल्यू पुटिंग का मेथड भी आप लगा सकते हैं, ऑप्शन मेथड भी आप लगा सकते हैं, आप वन पुट करके उससे भी देख सकते हैं, और आप बिल्कुल बेसिक से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें 2-3 तरीके होते हैं, आपको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। आप या तो ऑप्शन मेथड भी लगा के, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ऑप्शन मेथड लगा के भी देख सकते हैं, और आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं 45 डिग्री 30 डिग्री, और उससे ऑप्शन इमेज करके आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए इसमें तो इसने बोला है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर 4 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है। तो आपको ये पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, सेक थीटा प्लस इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4, और आपसे पूछा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, इसका मान पूछा है, तो ये पलट के उधर चला जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 0.25। तो आपने देखिए इस तरीके से पढ़ा होगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये किसके इक्वल होता है, तो 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगर आपने ऐसा नहीं पढ़ रखा तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको आप मान लीजिए कि अक्स है, अगर ये अक्स है तो देखिए इनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो दोनों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इधर, और इसको गुना करेंगे तो 4 × x हो गया। तो x का मान कितना आ गया आपके पास, 1/4।
तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम एंड डिस्टेंस का। टाइम एंड डिस्टेंस, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, चांस है इस क्वेश्चन के पूछे जाने के, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, पहले ये देख लेते हैं कि पीटर नगर ए से आता है। पीटर है पीटर है वो ए नगर से आता है। पॉल है जो नगर बी में रहने वाला है। बी में रहने वाला है कौन है? पॉल। एक तो पीटर है और एक पॉल है। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। वे एक ही समय पर एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहर की ओर यात्रा शुरू करते हैं। पीटर है वो पॉल की तरफ और पॉल है वो पीटर की तरफ जाना स्टार्ट करता है। वे रास्ते पर कहीं मिलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ मिल जाते हैं, और मिलने के बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पॉल से मिलने के बाद पीटर को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए 13.5 घंटे लगते हैं। अब देखिए इसने क्या बोला कि जैसे यहाँ पे टाइम पे मिले होंगे, कौन सी जगह पे मिले होंगे हमें नहीं पता, लेकिन जब ये मिले उसके बाद में भी ये अपनी जो जारी है अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। तो पीटर है वो मिलने के बाद, यहाँ से मिलने के बाद ये टाइम कितना ले रहा है? यहाँ से 13.5 घंटे। तो ये जो पीटर है ये यहाँ से चला, ये मिला यहाँ पे, और मिलने के बाद यहाँ तक पहुंचा, तो इसको तो टाइम कितना लगा? 13.5 घंटे। क्लियर है? और यहाँ से जबकि पॉल को पीटर के शहर तक पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। तो जो पॉल है वो यहाँ पे मिला और उसके मिलने के बाद वो कहा यहाँ तक पहुंचा, पीटर तक, और उसको कितना टाइम लगा? 6 घंटे। तो इसको लगा है 6 घंटे और उसको मिलने के बाद 13.5 घंटे लगे हैं पीटर को, और यहां से पॉल को लगे हैं 6 घंटे। अगर पीटर की गति, इसकी आपको स्पीड दे रखी है, इसकी स्पीड आपको कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी आपको स्पीड दे रखी है, तो पॉल की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटे थी? क्लियर है? तो ये आपसे पूछा है, बहुत ही फेमस सवाल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो जब भी आपके इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो, आपको एक फॉर्मूला लगाना है, v1 अपॉन v2 इक्वल टू रूट t2 अपॉन t1। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला इसमें लगाना है। क्या करना है देखिए, आपको v1 क्या है? ये जो यहाँ पे a है इसकी स्पीड है। v2 क्या है? जो b की स्पीड है बाद वाले की। t2 क्या है? जो इसका समय है, ठीक है, b वाले का समय है। और t1 क्या है? a का समय है मिलने के बाद। तो v1 क्या है आपको दे रखा है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। b का आपको निकालना है, तो ये v2 आपको निकालना है, इक्वल टू रूट टी टू क्या है? देखिए बी का टाइम है, तो बी मिलने के बाद कितना टाइम ले रहा है? 6 घंटे ले रहा है, 6 घंटे ले रहा है। और ए कितना टाइम ले रहा है मिलने के बाद? 13.5 घंटे। तो ये 13.5 घंटे। पॉइंट को उठा दीजिए, यहां से पॉइंट को उठाएंगे तो ये 0 लग जाएगा। 5 से काट दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखिए 12, तो 5 से काटेंगे यहाँ से, तो 5 दूनी 10 और 5 आते 35। 3 से और कट रहा है, तो 3 चौक 12 और 3 9 27। तो ये टोटल कितना आ गया? देखिए यहाँ से आपके पास आ गया 4/9। इसके अंदर सोल्व करेंगे तो ये आ गया 4/9। तो इसका स्क्वायर रूट होगा, देखिए स्क्वायर रूट करेंगे 4 का तो कितना हो गया? 2, और 9 का करेंगे तो 3। तो 30/v2 है वो 2/3 के बराबर है। v2 आपको निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 90 किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास? 2v2। यानी v2 का मान कितना आ गया आपके पास? 45 किलोमीटर पर होगा। ठीक है, ये 45 किलोमीटर पर होगा। अब इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देख लीजिए। तो आपके पास देखिए क्या दे रखा होगा? ये ए है, ये बी दे रखा है। इसमें से ए की स्पीड दे रखी होगी, ये v1 है, ये v2 है। अगर आपसे देखिए यहां से पूछता है कि ये कौन से समय पर मिलेंगे, देखिए इसमें टाइप बता रहा हूं कौन कौन से टाइप इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे मिलने का समय पूछा जाता है कि कितने समय पर मिलेंगे, मिलने का समय पूछा जाए अगर, तो जो टाइम होगा वो कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस आपको दे रखी है, जो ये डिस्टेंस होगी डी, ये आपको गिवन होगी, ये डी अपॉन v1 प्लस v2, v1 प्लस v2, ये इतने टाइम में एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि ए है वो मिलने के बाद, ये मिलने के बाद v1 है, इसका टाइम हो गया t1, यहाँ पे ये टाइम क्या हो गया? t1, और ये v2 का टाइम कितना हो गया? t2।
ये हो गया। तो आपसे पूछेगा क्या यहाँ से, देखिए यहाँ से जब मिले तो ये इसको तो टाइम इतना लगा और इसको कितना लगा, t1 टाइम लगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है v1 अपॉन v2 इक्वल टू रूट t2 अपॉन t1। इसमें से आपको तीन चीज दे रखी होगी, चौथी चीज आपसे पूछी जाएगी। इसी क्वेश्चन में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इसकी जो डिस्टेंस होगी, देखिए पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दे रखी थी, आपको डिस्टेंस भी पूछी जा सकती है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी। यहाँ पे आपको टाइम दे दिया है, दोनों की स्पीड दे दी जाएगी, ठीक है, दोनों की स्पीड दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इसकी टोटल डिस्टेंस क्या है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए v1 की स्पीड से ये t1 टाइम ले रहा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये तो क्या हो जाएगी v1 इंटू t1, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। और ये v2 की स्पीड से t2 समय में यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी v2 इंटू t2। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t। तो इसी क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस भी पूछी जा सकती है अगर आपको दोनों वेलोसिटी यहाँ पे दे दी जाए और आपसे टोटल डिस्टेंस पूछ लेगा। तो ये टोटल तीन टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से पॉलिनोमियल से पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी है। यहाँ से देखिए एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके फैक्टर पूछे जाएंगे, उसके फैक्टर क्या होंगे ये आपको दे दिया जाएगा, इसके रूट है और एक कांस्टेंट चीज आपसे पूछ ली जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी है, इसमें इसने बोला है कि इसके दो शून्य हैं वो 3 और 4 है। इसका मतलब क्या है कि इसके फैक्टर जो इसके एक्स की वैल्यू है वो ये 3 है और 4 है, जब पुट करते हैं तो 0 के इक्वल होता है। शून्य का मतलब क्या है कि जब हम इस पे 3 और 4 पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल बन जाता है। तो इस यहाँ से दो इक्वेशन बन जाएगी, देखिए 3 पुट करेंगे यहाँ से तो 3 या 9 माइनस 3a प्लस बी इक्वल टू 0 होगा, ये तो एक इक्वेशन बन गई। जब हम इसमें 4 पुट करेंगे तो 4 चौक 16 माइनस 4a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो a और b का मान आ जाएगा। सोल्व कैसे करेंगे, दोनों को घटा दीजिए तो ये b से तो b कट जाएगा, तो यहाँ से b से माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। तो 4a में से 3a घटाएंगे तो a बच जाएगा प्लस का। यहां से माइनस का 16 है प्लस का 9 है, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा माइनस का इक्वल टू 0। तो a का मान कितना आ गया यहाँ से 7, a का मान 7 आ गया। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं इसमें पुट कर देता हूं। तो a का मान 7 पुट करेंगे तो b का मान कितना आएगा, देखिए 7 पुट करेंगे 7 ये 21 माइनस का 21 होगा, 21 में से 9 घटा दीजिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 7 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए -21 और यहां से 9 घटाएंगे तो कितना आ गया 12। क्लियर है। तो आपको यहां से ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके मोल हैं, यहाँ पे इसके रूट भी बोल सकते हैं कि इसके रूट हैं वो 3 और 4 हैं, तब भी यही सवाल होगा, इसी तरीके से करेंगे, या इसके शून्य भी बोल सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है सर्किल से, तो बेस्ट सवाल है सर्किल के टेंजेंट से। यहां से एक क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, अगर सर्किल से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके टेंजेंट थ्योरम से पूछा जाएगा। क्लियर है। तो टेंजेंट थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो करके जाना, आपको जितने भी टेंजेंट के फॉर्मूले हैं वो भी आपको याद करके जाना है। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या बोला है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं डायग्राम बना देता हूँ कि ए, ये क्या है, ये एक लाइन है ए बी और डी, और यहाँ पे टेंजेंट है डी, ठीक है। ये आपको लेंथ दे रखी है, AB को D पर स्पर्श करता है, D को मिलाने पर आगे बढ़ाया जाता है। AB की लेंथ आपको दे रखी है, ये वाली लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। DE की लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है और BD की लंबाई है वो आपको ज्ञात करनी है। यहाँ से तो मैं मान लेता हूं कि ये लेंथ क्या है, अक्ष है, ये लेंथ अक्ष है। तो आपको टेंजेंट थ्योरम पता होगी, यहाँ से टेंजेंट थ्योरम क्या होगी, देखिए यहाँ पे अगर हम लगाएंगे तो BD इंटू AP, पहले ये वाली लेंथ इंटू टोटल लेंथ, तो BD इंटू AD, BD BD इंटू टोटल लेंथ AD के इक्वल होगी DE के स्क्वायर की, इसके DE के स्क्वायर की। तो यहां से आप लगा दीजिए BD इंटू AD, तो BD का मान तो अक्ष है इंटू AD का मान कितना है, अक्ष प्लस 10 होगा, ये इक्वल हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए इसको या तो आप सोल्व कर लीजिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 144 इक्वल टू 0। तो या तो आप यहां से इसको सोल्व करेंगे, फैक्टर निकालेंगे और इसके रूट निकालेंगे तो आपके पास 8 आंसर आ जाएंगे। दूसरा तरीका आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने यहां से सोल्व किया आपको डायरेक्ट ऑप्शन मेथड पे जाना है, आपको ऑप्शन चूज करने हैं और सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक सोल्व नहीं करनी वरना आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा।
ज्यादा टाइम लगने वाला आपको। देखिए यहाँ से क्वाड्रेटिक सोल्व करेंगे, फैक्टर करेंगे, फिर निकालेंगे तो टाइम लगने वाला है। इससे अच्छा है कि आप यहाँ से, जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन 9 है तो हम 9 पुट करके देखेंगे कि 9 इंटू 9 प्लस 10 19, क्या 144 बन रहा है? क्या नहीं बन रहा। 7 प्लस 10 यानी 7 और 17, 17 इंटू 7 144 बन रहा है? क्या नहीं बन रहा। 8 पुट करेंगे, 8 इंटू 18 तो 18 इंटू 144 बन रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आपको ज्यादा क्वाड्रेटिक सोल्व नहीं करना, आपको आगे सोल्व नहीं करेंगे, आप ऑप्शन मेथड से पुट करके सोल्व कर लेंगे। क्लियर है। अब इसमें देखिए टेंजेंट थ्योरम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। आपसे देखिए एक तो टेंजेंट थ्योरम ये होगी, ये हो गया एक तो पहला क्वेश्चन। ये अगर टी है, ये पी पॉइंट है बाहर, कोई भी मान लीजिए पी है, ये मान लीजिए टी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है। क्लियर है। तो आप क्या लगा देंगे कि पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी ये किसके इक्वल हो जाएगा? पी टी स्क्वायर। पी ए इंटू पी बी किसके इक्वल हो जाएगा? पी टी स्क्वायर। इसमें भी दो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक तो क्वेश्चन हमने लास्ट अभी किया है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। आपको ये वाली लेंथ दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए ए है और यहाँ पे इसकी टोटल लेंथ दे दी जाएगी। जैसे यहाँ पे पी ए इंटू पी बी है तो आपको पी ए यहाँ से टोटल पी बी की लेंथ दे दी जाएगी, ये पी बी लेंथ दे दिया जाएगा, पी टी दे दिया जाएगा और पी ए पूछ लेगा। यानी दो चीज आपको दे रखी होगी और एक चीज पूछ दिया जाएगा। तो ये वाला टाइप हो जाएगा एक तो ये तो सिंपल होता है। और दूसरा हमने अभी जो किया है दूसरा टाइप, उसमें क्या दे रखा होगा आपको? ये वाली लेंथ पूछा जाएगा। कौन सी लेंथ? पी ए वाली, ये वाली। तो आपको यहाँ पे मानना होगा और ये वाली लेंथ आपसे दे रखी होगी। क्लियर है। तो इसमें हमने जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया है उसी तरीके से हम उस क्वेश्चन को करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बार ग्राफ का आ गया। इसमें इसमें देखिए आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया है कि आपसे देखिए पहला दे रखा है कि जो फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है बाइक को और जो सेकंड नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है व्हीकल। ठीक है। और आपसे पूछा क्या है? इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ बाइक फ्रॉम मई टू जून। तो मई क्या है? ये रही मई, और मई से जून में आपसे पूछा है कि कितने बाइक के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो पहला नंबर है वो बाइक को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 17 से कितना हो गया? 28 हो। 17 से कितना हो गया? 28 हो गया। तो मुझे बताइए कितना बढ़ा? यही तो पूछा है, इंक्रीज परसेंटेज पूछा है। तो कितना इंक्रीज हुआ? 11 इंक्रीज हुआ। कितने पर? 17 पर इंटू 100। तो कितना हो गया ये? 1100 डिवाइडेड बाय 7। इसको सोल्व करेंगे तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा? 17 जी 102, 8 बचेगा, यहां से 0 होगा तो यहां से 80 बन गया, 17 चौक 68 हो जाएगा। ठीक है। तो 17 चौक 68 बचेगा कितना? यहां से बच जाएगा 12, फिर 120 बन जाएगा। ठीक है। और यहां से 17 छी 102 और 17 साथ 119, फिर एक बचेगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो लगभग कितना आएगा? ये 64.7%। क्लियर। इसे आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोट एंड स्ट्रीम से पूछा गया है। बोट एंड स्ट्रीम से तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें। धारा के विरुद्ध जाते हुए नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। तो देखिए धारा के विरुद्ध बोला है कि अगर नाविक की स्पीड अक्स है, धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल अगर वाई है, तो अगर विरुद्ध बोला है तो अक्स माइनस वाई। ठीक है। ये होगी स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो ये आपको कितनी दे रखी है? ये आपको दे रखा है कि 40 किलोमीटर है वो 8 घंटे लगते हैं। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 40 डिवाइडेड बाई 8, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। ये हो जाएगा तो 8 पंजी 40, यानी इसकी जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? 5 घंटे, 5 किलोमीटर पर हो। तो ये हमने निकाले 5 घंटे 5 किलोमीटर पर हो। दूसरा इसने बोला है कि धारा के साथ चलते हुए, ठीक है, धारा के अलोंग चलते हुए वो इसी दूरी को 5 घंटे में कवर कर लेता है। यानी धारा के अलोंग करेगा तो ये होगी इसकी रिलेटिव स्पीड एक्स प्लस वाई। तो इसको कितने घंटे में कर रहा है? 5 घंटे में। तो इसकी स्पीड कितनी होगी? 40 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आएगा? 8 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है। तो 8 किलोमीटर पर हो रहा है यहां से। तो अक्स माइनस वाई आ गया, अक्स प्लस वाई आ गया। आपसे पूछा क्या है कि नाविक की गति क्या होगी? यहां से शांत जल में अक्स का मान आपसे पूछा है। ये हमने माना कि नाविक की गति अक्स से है और जो धारा की चाल है वो वाई है। तो सोल्व कर लीजिए, यहां से दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आपसे पास नाविक के पूछा जाता है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहां से दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 5 13, 13 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अक्स का मान आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 अक्स बनेगा ना, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया 6.5 किलोमीटर पर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि धारा की चाल क्या होगी,
धारा की चाल क्या होगी, यानी y का मान क्या होगा। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से दोनों को घटा देते हैं, दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। ये आप यहाँ से देखिए 6.5 है, यहाँ से आप पुट करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। देखिए यहाँ पे 3 आएगा उठाने का, यहाँ पे 3/2, 5 और 3 8, ठीक है, 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपसे दे रखा है जो कहा कि धारा की विरुद्ध दे रखा है, तो x माइनस वाई ये होगी रिलेटिव स्पीड। जैसे आदमी है वो इस डायरेक्शन में चलेगा और जो धारा है वो इस डायरेक्शन में चलेगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस वाई हो जाएगी। अगर आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है और पानी, ठीक है, धारा है, जो नदी की स्पीड है वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, ये x है ये y है, तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो एड हो जाएगा, अगर दोनों विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, तो यहां से इनका डिफरेंस हो जाएगा x माइनस वाई, जो रिलेटिव स्पीड होगी ये हो जाएगी। क्लियर है। इसमें अगर बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए बेस्ट सवाल पूछा जाएगा, एक सवाल होता है यहाँ से आपको, देखिए यहाँ से दे दिया जाएगा कि धारा के ये एक यहाँ से ए से बी कोई एक नदी होगी, ठीक है, जिसमें नाव में चल रहा है कोई भी आदमी, ये आपको डिस्टेंस दे रखी होगी डी, इसकी स्पीड हमने मान लिया कि x है और जो नाव की जो धारा की स्पीड है वो कितनी है y है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि इस डायरेक्शन d दूरी को ये पहले जाता है और फिर आता है, यहां से जाएगा और यहां से आएगा, ठीक है। इसमें टोटल आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इतना टाइम लगता है, t टाइम लगता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, धारा के जब अलोंग चलेगा तो x प्लस वाई से चलेगा तो इतना टाइम लगेगा, प्लस धारा के विपरीत चलेगा जब वापस आएगा, ठीक है, तो ये x माइनस वाई की स्पीड से आएगा और आपसे दे दिया जाएगा टोटल टाइम, ये दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस रिलेशन से आपको निकालना होगा जो भी आपसे पूछा जाएगा, आपको 3-4 चीजें दे रखी होगी, जो भी एक चीज पूछा होगा वो आपको निकालना होगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है, तो ये अच्छा सवाल है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नंबर सिस्टम में पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें सबसे पूछा है कि आपको रेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर यानी जिसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सी है, नेचुरल नंबर कौन सी होगी। तो यहाँ से देखिए क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 होता है, यहाँ पे 2 का नहीं होता, यहाँ पे 12 का भी नहीं होता। यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट होता तब ये 2 हो जाता, ये भी क्या हो जाता, फिर परिमेय संख्या हो जाती। क्लियर है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एलजेब्रा से। तो इस टाइप के इंटरचेंज के जितने भी फॉर्मुले हैं ये याद करके जाना। इस टाइप के क्वेश्चन 100% है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर इस टाइप के एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोला है कि a प्लस 1/a अगर 3 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होता है। तो अगर a प्लस 1/a अगर क्या होता है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब क्या होता है 3k माइनस k क्यूब माइनस 3k। तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3 करेंगे 9, यानी कितना आ गया 18। तो आपको इंटरचेंज के जितने भी फॉर्मुले हैं वो याद करके जाना है। कौन कौन से, देखिए अगर आपको x प्लस 1/x का मान दे रखा है, जैसे मान लीजिए a है और आपसे पूछ लिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस। अगर x माइनस 1/x दे रखा है a है और आपसे पूछ लिया जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस। क्लियर है। अगर आपसे बोल रखा है कि x प्लस 1/x है वो a है और आपसे पूछा जाए कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये क्या हो, तो ये होगा a क्यूब माइनस 3a। अगर x माइनस 1/x आपको दे रखा है और आपसे पूछ लिया जाए कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा, तो ये होगा a क्यूब प्लस 3a। क्लियर है। अगर देखिए x प्लस 1/x आपको दे रखा है, x प्लस 1/x दे रखा है और आपसे पूछ लिया जाए x माइनस 1/x क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ से बेसिक से भी कर सकते हैं और आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो आप फॉर्मूला देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा बता देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बनेगा इक्वल टू बन जाएगा a स्क्वायर। तो आप यहां से देखिए माइनस बनाना है तो यहाँ पे -2 होना चाहिए तभी स्क्वायर बनेगा, माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहां से माइनस बनाने के लिए आप क्या कर दिए, दोनों तरफ -4 कर दीजिए,
4 करेंगे तो यहाँ पे -2 बन जाएगा और ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -4 के इक्वल होगा, यानी x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, रूट a स्क्वायर माइनस 4। तो अगर आपको x प्लस 1/x a दे रखा है और x माइनस 1/x पूछा जाए तो a स्क्वायर करेंगे और -4 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपको जितने भी इंटरचेंज के फॉर्मूले हैं वो आपको याद करके जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर सिस्टम का अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे तो पूछा है कि अगर ये संख्या आपको दे रखी होगी, इसमें एक वेरिएबल दे रखा होगा जिसका मान आपसे पूछा होगा, तो आपको देखिए संख्या दे रखी है 136 पी 5 7 8 और 5। ये जो संख्या है ये 15 से पूर्णतः विभाजित है। तो 15 से पूर्णतः विभाजित है, आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, जितने भी डिविजिबिलिटी रूल हैं। तो यहां से देखिए 15 है, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। तो देखिए 5 का तो क्या होता है कि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, तो ये तो पूरी तरह डिविजिबल है। तो 5 यूनिट डिजिट है तो इसको तो चेक करने की जरूरत है नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे यहाँ पे। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना क्या है कि अगर इनके डिजिट, अगर कोई भी संख्या है उनके डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो कंप्लीट संख्या 3 से पूरी तरह डिविजिबल होती है। तो देखिए 3 से डिवाइड करेंगे तो सभी 3 कर रहे हैं, उनको काट दीजिए, ये 3 हो गया, यहाँ पे कट जाएगा 7 और यहां से देखिए 7 और 8 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 यहां से 3 से डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा 5 और 1 बन के क्या हो गया 6 बन गया, तो 6 3 से डिवाइड हो रहा है। अब बचा 5 और p, यानी p का मान मिनिमम क्या होना चाहिए ताकि यह 3 से डिविजिबल हो। तो p का मान अगर 1 होगा तो 5 + 1 6 बन जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी p का मान क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से तरीके से पूछे जा सकते हैं, आपको कोई भी संख्या देख दी, यहाँ पे एक संख्या दे दी जाएगी जिसमें a और b भी दे सकते, वेरिएबल 2 भी दे सकते हैं। ठीक है, ये संख्या 72 से डिविजिबल हो पूर्णतः तब आपसे पूछ लिया जाएगा। ये संख्या 88 से डिविजिबल हो, देखिए 72 है तो आप क्या लगा देंगे 8 और 9 का लगा देंगे। 8 के लिए तो लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लेंगे कि डिवाइड है, तो वहां से b का मान आ जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के a का मान आ जाएगा, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि a + b क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, या a और b का अलग अलग मान पूछा जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो 72 से अगर डिविजिबल होगा तो 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए। अगर 88 से डिविजिबल है तो 8 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दीजिए। इसी तरीके से 9 × 11, इस तरीके से भी 9 और 11 का भी बना सकता है। ठीक है, यानी कोई संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बोला जा सकता है। और क्या क्या बन सकता है 4 और यहाँ से 44 से भी बोला जा सकता है। इसमें क्या लगा देंगे आप 4 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं। क्लियर है? 36 से डिविजिबिलिटी का रूल लगा सकते हैं आप। इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 9 × 6 लिख सकते हैं, सॉरी 9 चौक 36, 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल लगा देंगे। 9 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। तो आपको इन संख्याओं में से आपको कोई भी दे दिया जाएगा कि इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है और आपसे बताना है कि a और b का मान क्या हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही सवाल पूछे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चक्रवर्ती ब्याज का ही क्वेश्चन है। देखिए जो मैंने बताया था कि चक्रवर्ती ब्याज में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वही है कि 50,000 रुपए की राशि आपको प्रिंसिपल दे रखा है, वो है 50,000। आपको रेट दे रखी है 12% और टाइम आपको दे रखा है कि 6 माह के लिए आपको 6 मंथ दे रखा है। इसके लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। किसके लिए, जो ब्याज है वो प्रति तिमाही दे है, 3 माह से काउंट हो रहा है, तो 3 माह से काउंट हो रहा है, तो इसके लिए आपको देखिए रेट और टाइम को कन्वर्ट करना है। 3 माह के लिए कन्वर्ट हो रहा है, रेट है देखिए 12% है, वो वार्षिक दे रखी है आपको, 12% वार्षिक दे रखी है। तो जो 12% आपको रेट दे रखी है वो 12 महीने की दे रखी है, 1 साल का मतलब 12 महीने। तो 12% है वो 12 महीने की दे रखी है, आपको तो 3 महीने के लिए निकालना है, तो 3 महीने के लिए हो जाएगी, यानी रेट कितनी आ गई आपके पास 3%। तो रेट तो हो गई 3%, 3 माह से काउंट कर रहा है तो 6 मंथ के लिए है, तो 6 मंथ के लिए कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए 3 महीने के, यानी जो टाइम हो गया अब कितना हो गया 2 साल। अब रेट हो गई चेंज हो गई, वो 3% प्रति वर्ष हो गई, और 2 साल के लिए आप निकाल लीजिए प्रिंसिपल है 50,000। तो आपके पास जो नया क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ से इसी क्वेश्चन को हमने चेंज कर लिया कि रेट हो गए 3%, टाइम हो गया 2 साल, और प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल सेम रहेगा। तो इसके लिए आपको चक्रवर्ती ब्याज बताना होगा। तो मैंने अभी बताया आपके लिए इफेक्टिव रेट निकालो यहाँ से।
तो 3% के लिए 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी थी? तो 2 साल के लिए मैंने बताया था 2x और x स्क्वायर, इस तरीके से इफेक्टिव रेट निकालते हैं। तो 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर 0। तो 50,000 का आप 6.09% निकाल लीजिए। 50,000 का 6.09% निकालेंगे तो देखिए यहाँ से डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 5 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3045। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पे कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो आप इसीलिए मैंने बताया कि इफेक्टिव रेट आप लगा दीजिए, तो इससे आपको टाइम भी बच जाएगा और कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी आपको। क्लियर है? तो इतने इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको दे के जाना है चक्रवर्ती ब्याज के। चक्रवर्ती ब्याज के अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये टोटल 25 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसमें एडिशनल भी आपको बता दिए हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब देखिए आपका कल एग्जाम है तो आपको क्या क्या पढ़ के जाना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मैथ में देखिए, मैथ में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। मैथ में जितने भी फॉर्मूले हैं, मैथ में जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपको एक बार रिवीजन करके जाना है, एक बार देख के जाना है, गो थ्रू करके जाना है कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। एक बार नजर में से आप निकालेंगे तो आपको एग्जाम में जैसे आप बैठेंगे तो आपको याद रहनी होगी। क्लियर है? अभी जो मैंने आपको बताया है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके टाइप आप देख लीजिए। परसेंटेज देखिए, आपको टॉपिक वाइज भी बता देता हूँ कि परसेंटेज में क्या देखना है। परसेंटेज में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा जाएगा आपसे। कोई भी आपको नंबर दे दिया जाएगा, उसका आपको पूछा जाएगा इसका इतना कितना परसेंट, जैसे मान लीजिए 20% कितना होगा, 55% कितना होगा। ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो फ्रैक्शन दे दिया जाएगा यहाँ से। ठीक है? तो परसेंटेज से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको एक नंबर देगा, उसका परसेंटेज पूछा जाएगा कि कितना परसेंट है। ठीक है? और यहां से अगर ज्योमेट्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योमेट्री में 2 सवाल पूछे जा रहे हैं लास्ट पेपर में। एक तो रोम्बस यानी समचतुर्भुज से पूछा जा रहा है और एक सर्किल से पूछा जा रहा है। सर्किल में टेंजेंट थ्योरम आप पढ़ के जाना, टेंजेंट थ्योरम से क्वेश्चन पूछेगा अगर यहाँ से सर्किल में पूछा जाएगा। और एक चीज यहाँ से, जो यहाँ पे जो जीवा द्वारा यहाँ पे बनाया हुआ एंगल है, जितने भी इसके रूल हैं वो भी आपको पढ़ के जाना है। कितना एंगल, जैसे यहाँ पे स्टाफ द्वारा यहाँ पे जो एंगल बनता है वो यहाँ पे एंगल बनता है, यहाँ पे व्यास द्वारा 90 डिग्री बनता है परिधि पर। तो इस टाइप के जितने भी हैं इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आपको सर्किल की पढ़ के जाना है। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक अभी मैंने बताए हैं एक ई बुक बनाई है जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट रूल हैं, पॉइंट हैं और जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी मैंने इसमें रख रखे हैं, तो ताकि आपको अगर एग्जाम लेना हो उससे पहले आपको रिवाइज करना हो तो उसी के लिए मैंने एक ई बुक बनाई है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो उससे एक दिन पहले पढ़ लेंगे तो आपसे जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे। ठीक है? तो कंटेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये करना है। ट्रिग्नोमेट्री में है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इजी सवाल पूछे हैं, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जा रहा है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। क्लियर? सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का आने वाला है। रेशियो का क्वेश्चन आएगा जो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आने वाला है। एवरेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन है वो एज से पूछे जा रहे हैं, एज टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? और यहाँ से और कौन सा टॉपिक बच गया, यहाँ से देखिए फॉर्मूला हो गया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक हो गए हैं ये तो। और यहाँ से 1 2 टॉपिक और हैं जो याद नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए जितने भी हैं वो पढ़ के जाना है, जितने फॉर्मूले हैं वो तो आपको बिल्कुल याद करके जाना है। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।